नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री के दो अत्यंत महत्वपूर्ण सिलेबस के टॉपिक क्या, कब, कहां और कैसे। दूसरा टॉपिक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इन दो टॉपिक से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां पर इन दोनों चैप्टर की थ्योरी खत्म करेंगे। थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन टॉप 100 कराऊंगा जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं। सिलेबस के दो चैप्टर एक साथ खत्म कर दूंगा। 10 नंबर तक आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको थ्योरी और पीवाईक्यू अपने खुद के नोट्स से कराऊंगा ताकि हर चीज आपकी क्लियर हो सके। यहां तक आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। बीच बीच में आपको पीवाईक्यू भी कराता हुआ चलूंगा ताकि कंटेंट के साथ पीवाईक्यू भी आपके क्लियर होते हुए चले, कोई भी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। इसलिए इस वीडियो को दिल थाम के 1 घंटे तक देख लेना। 2 चैप्टर का निचोड़ पूरा आपको करा दूंगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं यहां पर करना पड़ेगा। जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मैं कहूंगा आप लोग हमारे इन नोट्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सीटेट एसएसटी की एसएसटी 60 नंबर की आती है। पूरी तैयारी आपकी हमारे इन नोट्स से हो जाएगी क्योंकि नोट्स में कंप्लीट आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिल जाएगा, प्लस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। इनका प्राइस 299 ऑफर में कर दिया गया है। 399 वाले मात्र 299 में। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है ना। लोग कहाँ रहते थे? प्राचीन काल के जो लोग थे, जो मनुष्य थे, वे लोग कहाँ पर निवास करते थे। सबसे पहले हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि अभी भी रह रहे हैं। ठीक है ना। नर्मदा नदी के किनारे तो यहाँ पर लोग जो रह रहे थे कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे। प्रारंभिक या आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो जंगल से फल, जड़ तथा जंगल से अन्य उत्पाद को संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यानी कि नर्मदा घाटी के क्षेत्र में जो कई लाख पहले लोग रहा करते थे और वर्तमान में भी रह रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहले शिकारी लोग भी रहा करते थे जिनको कुशल संग्राहक बोलते हैं। ये लोग जंगल से जितनी भी पदार्थ रहते हैं, जैसे फल हो गया, कंदमूल हो गया, पत्ते हो गया, यानी कि जितनी भी जंगल से खाने योग्य चीज होती थी या जानवरों का ये लोग शिकार भी किया करते थे। शिकार को बोलते हैं आखेट भी किया करते थे। तो ये नर्मदा की मैंने बात आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अभी आपको मैं नीचे करा दूंगा। उसके बाद आपने नर्मदा घाटी को समझ लिया। उसके बाद सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आखिर हैं कहाँ? ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में पड़ती हैं। 8000 वर्ष पहले स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, है ना, गांव में रहते थे। सुलेमान किरथर के बारे में क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको 2 बातें मुख्य तौर पे यहाँ पर बताई। 8000 साल पहले लोग यहाँ पर जो स्त्री पुरुष थे, इन्होंने गेहूँ और जौ उगाया। क्या उगाया? गेहूँ, जौ उगाया। कब उगाया? 8000 साल पहले उगाया। और लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया, भेड़, बकरी, गाय, बैल को, है ना। और ये लोग गांव में रहा करते थे। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अभी मैं आपको नीचे करा दूंगा। ठीक है। उसके बाद गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ लोगों ने सबसे पहले चावल उपजाया। ये वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे, है ना। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो क्वेश्चन बना है। तो चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। जौ और गेहूं की मैं बात करूं, जौ प्लस गेहूं की बात करूं, तो ये सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया ना, 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने मिलके उगा दिया। क्या उगा दिया? गेहूँ और जौ जैसी फसल को उपजाना शुरू कर दिया। और गारो की पहाड़ियाँ में सबसे पहले लोगों ने चावल को उपजाया। ये 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर फेमस है प्राचीन काल का? आप कहोगे सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, है ना, तो हड़प्पा, ये सारे क्षेत्र आपके लगते हैं, ठीक है ना। तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 वर्ष पहले। इंपॉर्टेंट है, नगर का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ, हड़प्पा भी इसी में शामिल आता है आपका, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद गंगा व इसकी सहायक नदी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध के शासक शक्तिशाली थे, एक विशाल राज्य स्थापित इन्होंने किया था, ठीक है ना। तो इतना कंसेप्ट मैंने बताया, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र थे? 8000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना, तो नर्मदा के पास यहाँ पर लाख वर्ष में आएगा क्या? ये लाखों वर्ष में आएगा आपका, ठीक है ना। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8000 वर्ष पहले गांव में रहना शुरू किया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। मैंने आपको बताया ना, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ये देखो 8000 साल पहले यहाँ पर जौ और गेहूँ भी उगाया था लोगों ने और रहना भी प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जौ और गेहूँ से रिलेटेड, ढूंढ लेते हैं उस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। तो पहला समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जो मैंने अभी आपको बात बताई गेहूँ और जौ की। तो क्वेश्चन नोट्स आप लोग देख ही पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इस प्रकार से। गेहूं व जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिले? तो सुलेमान और किरथर हिल्स, ये फोर्थ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से कंसेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी दो अलग अलग प्रकारों से। एक तो आपसे 8000 साल का पूछ लिया, 8000 साल का पूछ लिया, है ना, और दूसरा आपको पूछ लिया गेहूं जो सबसे पहले किस स्थान पे उगाया गया, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उगाया गया, और ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूँ। आगे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, क्वेश्चन आगे है यहाँ पर, आगे यहाँ पर है प्राचीन काल में मगध किसको बोलते थे? तो गंगा का जो दक्षिणी भाग था, गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था, उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। दक्षिण का जो गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र है, जो बिहार में, जिसको मुख्य तौर पे हम लोग मगध बोलते हैं, मगध में शक्तिशाली राजाओं ने शासन भी किया है, तो दक्षिण भाग को बोलते हैं, ठीक है ना, गंगा। तो ये मैंने आपको बताया ना, गंगा के दक्षिण में इसको मगध के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद जितना मैंने पढ़ाया उतना मैंने क्वेश्चन करा दिया, और आपका यहाँ पर कंसेप्ट और है उनको भी यहाँ पर आपको कराता हूँ। देश के नाम, देश के नाम क्या है? देश के नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिदोस या इंदोस और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो हम लोगों का ये कहना नहीं है इंडिया, ना ही भारत का निकला शब्द है, ये विदेशी शब्द हैं, ठीक है ना। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक। 2500 वर्ष पहले की बात है, ईरानी लोग आए भारत में, यूनानी लोग भारत में आए, ये लोग बोल ही नहीं पाते थे, है ना, हिंदू नहीं बोल पाते थे, तो इन्होंने सिंधु नदी को ना, सिंधु वाला जो क्षेत्र था, सिंधु नदी वाला क्षेत्र था, सिंधु को ईरानी लोग ने बोला हिदोस, क्या बोला? हिदोस। और यूनानी लोग फिर आए, इन्होंने इंदोस कर दिया, सिंधु बोल ही नहीं पाते थे तो इंदोस कर दिया। धीरे धीरे यही शब्द इंडिया में तब्दील हो गया, है ना, इंडिया में तब्दील हो गया। उसके बाद भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, भरत का। भरत, एक भरत कबीले का भी नाम मिलता है, भरत कबीला, है ना, भरत कबीला का नाम मिलता है, ठीक है ना। ये भरत, भरत किसी पुरुष का नाम है, जिस कारण भी भारत को हम लोग भरत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। प्राचीन नाम है, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है भरत नाम का, ठीक है ना। इतना पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया, नोट्स आप लोग ले ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद अतीत के बारे में कैसे जानें? आखिर हम लोग अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं कि पिछले ज़माने में क्या हुआ था, कि 100 वर्ष पहले क्या घटित हुआ था? हम कैसे आखिर जान सकते हैं चीज़ों को कि पहले क्या टूटा, कैसे क्या विघटन हुआ, कैसे क्या चीज़ें निर्मित हुई,
हमने उनको कैसे पैदा किया चीज़ों को, तो हम लोग कैसे आखिर जान सकते हैं? तो हम लोग जान सकते हैं पांडुलिपियों के माध्यम से। पांडुलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हाथों से लिखा हुआ। पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। जो लोग काम धंधे किया करते थे तो हस्तलिखित उसको कर देते थे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको पढ़ सकें। अभिलेख, अभिलेख क्या थे कि ये लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, ये पत्थर या चट्टान पर अपने अभिलेख खुदवा देते थे। जैसे अशोक ने बहुत अपने अभिलेख खुदवाए हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग जान सकते थे प्राचीन इतिहास को। अतीत में बनी वस्तुएं कैसी थीं, किस काल में बनी थीं, है ना, कितनी एज उनकी पुरानी होगी, इस प्रकार से भी हम लोग जान सकते हैं। तो पहला मैं बात कर लेता हूँ पांडुलिपि, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ। अतीत की पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पहली बात क्लियर। जो हाथ से कोई पुस्तक लिख दे उसी को हस्तलिपि बोलते हैं, है ना। पांडुलिपि जो प्राचीन इतिहास को बताती है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ होता है हाथ। मेनु का अर्थ क्या होता है? हाथ अर्थ होता है। तो जो ताड़पत्र थे या पांडुलिपियाँ थी, ये किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। किस पर? पांडुलिपियाँ, पहले ज़माने में कागज़ तो था ही नहीं, पेपर पेन स्याही तो था ही नहीं, तो लोग किस पर लिखते? तो लोग ताड़पत्रों पर लिखते थे, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ये वाली। पांडुलिपियाँ किन पर लिखी जाती थी? पहले कागज़ नहीं था, इसलिए ताड़पत्र पर भी लोग लिखते थे, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखते थे। जो भुर्ज नाम का पेड़ है ये कहाँ पर उगता था? तो हिमालय के क्षेत्र में उगता था। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे टाइम व्यतीत हुआ, लोगों ने पांडुलिपियाँ लिखी, है ना। तो ताड़पत्र पर लिखी, कीड़े मकोड़े आ गए ना, क्योंकि टाइम व्यतीत होता है, किसी चीज़ को आप रख दो बंद करके, है ना, तो उसको कीड़े मकोड़े तो खा ही जाएंगे ना। इतने वर्षों में कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गई, फिर भी आज उपलब्ध हैं, जिनको मंदिरों व बिहारों में प्राप्त, जो मंदिरों या बिहारों में प्राप्त होती हैं। मंदिर में आप लोग पांडुलिपियों को देख सकते हैं, या आप म्यूजियम में जाकर के भी पांडुलिपि को देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने पांडुलिपियाँ देखी हैं, लेकिन मैं उन पांडुलिपि को पढ़ नहीं पाया, उनकी भाषा ही नहीं समझ में आती है। जैसे कुछ लिखना है तो वो एकदम सीधी लाइन में लिखते ही चले गए, इस प्रकार से समझ ही नहीं पाओगे आप लोग, है ना। तो उनको पढ़ने वाले लोग भी एक्सपर्ट होते हैं, भाषाविद होते हैं, है ना, उसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी पांडुलिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ तक मैंने आपको बताया, फिर शुरू से मैं आपको बता देता हूँ पांडुलिपि, फिर आप लोग समझ पाओ, नहीं तो आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। पांडुलिपि का मतलब हाथ से किसी चीज़ को लिखना। तो पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी गई। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो कीड़ों ने इन पांडुलिपियों को खा लिया, इसलिए कुछ नष्ट हो गई, कुछ बची। जो बची हैं, बची हुई मिली हैं, वे मंदिर से मिली हैं या बिहारों से मिली हैं। बिहार का मतलब एक प्रकार से मंदिर, बौद्ध मंदिर को हम लोग बोल सकते हैं, विचरण करने वाली जगहों को बोल सकते हैं। बाद में पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। लाइन इंपॉर्टेंट है। आखिर पांडुलिपियों में हम लोगों को मिलता क्या था? तो मिलता था धार्मिक और मान्यताओं की बात, राजाओं की बात, औषधियों यानी कि दवाइयों की बात, विज्ञान की आदि की चर्चा मिलती थी। तो पांडुलिपि मैंने पढ़ा दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? सबसे पुरानी पांडुलिपि ताड़पत्र पर लिखी गई थी। ये भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखी गई थी। ठीक, उसके बाद और मैं क्वेश्चन मैन्युस्क्रिप्ट से ढूंढ लेता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने, पांडुलिपियों और अभिलेख सबसे पहले पांडुलिपि वाला पढ़ लेते। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की घास या छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, पहला सही हो जाएगा। और अभिलेख किसको बोलते हैं? अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित की जाती थी, सही हो जाएगा। दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिपि क्या थी, यानी कि प्राचीन पांडुलिपि क्या थी? तो पांडुलिपि यहाँ पर नहीं वाला बताना, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। वे हस्तलिखित थी, इसके बाद मुद्रित की गई थी। वे मुद्रित कभी भी नहीं की गई थी, क्योंकि उस जमाने में कोई प्रिंटर वगैरह नहीं था ना, कि जाओ कि एक कॉपी को आप 1000 में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। लिख गई तो लिख गई, एक प्रति है तो एक ही प्रति रहेगी। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर भी उकेरी गई थी, जिनको अभिलेख बोलते हैं या शिलालेख बोलते हैं। वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का ये मुख्य स्रोत भी कहलाती थी, सही बात है। लेकिन नहीं वाला बताना है, तो नहीं वाला आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक,
अभी मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने आपकी ऊपर की तरफ छोड़ दी हैं। पहली चीज़ यहाँ पर थी अभिलेख। अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते हैं। जो अभिलेख होते हैं ना, कि पत्थर में उकेरे जाते हैं, पत्थर में नाम लिखा जाता था पहले ज़माने में ना, तो ये पत्थर या धातु पर लिखा जाता था। शासक अपने आदेश उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे कोई राजा है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो वो आदेश देता था कि जाओ पत्थरों पर इस प्रकार से कोई कहानी लिखो, कोई मान्यता लिखो, या मेरी योग्यताओं के बारे में लिखो। तो वे अभिलेख में ये पता चलता है। कभी कभी अभिलेख में राजा रानी तथा स्त्री पुरुषों के कार्यों का विवरण उत्कीर्ण मिलता था। कभी कभी अभिलेखों में जितने भी स्त्रियों और पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण दिया था, वो भी कभी कभी अभिलेखों में उत्कीर्णित करवाया जाता था। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक लड़ाइयाँ करते थे, जो शासक विजित हो जाता था, जीत जाता था युद्ध को, तो वो अपने अभिलेख में युद्धों का भी जिक्र करता था। उसके बाद मैं बात कर लूँ, जो मैंने आपको अभिलेख अभी बताया, अभिलेख वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर खुदे होते हैं या उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए इसको। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कुछ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख जिसको अशोक ने उत्कीर्ण करवाया। इस अभिलेख में यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। कहने का मतलब है, अशोक जो राजा महान कहलाता है, उसने अपने तमाम अभिलेख खुदवाए थे, है ना। तो उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान के कांधार से। उस अभिलेख में उसमें विभिन्न लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मुख्य तौर पर यूनानी तथा अरामेइक नामक लिपियों या भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आया हुआ है, वही मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो कांधार। कहाँ से पाया गया? कांधार। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। उसके बाद आगे यहाँ पर है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो प्राचीन काल की वस्तुओं के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको पुरातत्वविद बोलते हैं। अतीत की वस्तुएं जो प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। जो पुरातत्वविद होता था वो किन वस्तुओं का अध्ययन करता था? वह पत्थर का भी अध्ययन करता था, ईंट से बनी इमारतों का भी अध्ययन करता था, अवशेषों का अध्ययन करता था, चित्रों का, मूर्तियों का, इन सब का वो अध्ययन करता था। उसके बाद पुरातत्वविद दोस्तों जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढा करते थे, है ना। इनसे क्या पता चलता था कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर मान लो पुरातत्वविद को जानवर की हड्डियां मिल गई, पक्षी की हड्डी मिल गई, मछली की हड्डी मिल गई, तो इनसे पता चलेगा, अगर मछली की हड्डी मिल गई तो पुरातत्वविद कहेगा कि यहाँ पर मछलियाँ रही होंगी और लोग भोजन के लिए मछलियों का उपयोग करते होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है? तो पुरातत्वविद कहलाता है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग कर लेना। जितना मैंने आपको अभी तक बताया उससे रिलेटेड सारे लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करा ही दिए, ठीक है ना। और मैं एक बार नीचे से क्वेश्चन को देख लेता हूँ, ठीक। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ इन्हीं पॉइंट का। इन पॉइंट में कई लोग जो नए होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न आपका यहीं पर दूर हो जाएगा। बिफोर क्राइस्ट, BC आपने लिखा देखा होगा। BC को ईसा पूर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? आखिर ईसवी क्या होता है ना, जिसको AD बोलते हैं। ये आखिर होता क्या है, ये कैसे चलता है? तो चलिए इसी को समझाते हैं। बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC, जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम काल होगा उसको ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। इसका इस्तेमाल उस समय के लिए किया जाता है जो 1 ईसवी AD से पहले था। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कोई घटना
500 BC में हुई, यानी कि 500 ईसा पूर्व में कोई घटना घटित हुई है, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले यह घटना घटित हुई है। जैसे मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से। टाइम यहाँ पर है आपका 1, क्या है यहाँ पर है 1, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर आपका उल्टा क्रम चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका उल्टा सिस्टम चलेगा। यहाँ पर 99 होगा, फिर आपका 98 होगा, फिर 97 होगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो यही मतलब होता है इसका। जैसे मैं बात करूं 500 ईसा पूर्व में और आज के समय में कितना मतलब कि वर्ष हो चुका है, कितना वर्ष गुजर चुका है, तो वर्तमान में आप लोग 2000 वर्षों की गणना करेंगे, उसमें इस 500 को आप लोग जोड़ देंगे तो 2500 वर्ष पहले की बात, कब की बात, 2500 वर्ष पहले की बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद बिफोर कॉमन एरा, BCE सामान्य युग से पहले, जिसका अर्थ है सामान्य युग से पहले। BCE और BC का अर्थ एक जैसा होता है, ठीक है ना, दोनों का अर्थ एक जैसा होता है। चाहे BC अगर आपको लिखा मिले या BCE लिखा मिले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है एनो डोमिनी, हमारे प्रभु के वर्ष। इसको यहाँ पर ये हटा दो, एनो डोमिनी आप रखो AD। जैसे वर्तमान में अभी 2025 चल रहा है ना, इसको AD लिखेंगे। AD का मतलब ईसवी, AD का मतलब क्या है, ईसवी, वर्तमान समय, क्या है, वर्तमान समय, ईसवी, इसको बोलेंगे ईसवी। जैसे 2025 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, AD बोल सकते हैं। 2026 को क्या बोल सकते हैं, हम लोग AD बोल सकते हैं, है ना। 2030 को क्या बोल सकते हैं, AD बोल सकते हैं। BC का टाइम मतलब कि बहुत पीछे चला जाता है ईसा पूर्व में। कहने का मतलब कुल इतना निकला कि BC बिफोर क्राइस्ट या BCE दोनों एक ही हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम होता है। एनो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, जो वर्तमान में हम लोग हैं वह टाइम। अब देख लो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है कॉमन एरा से, CE का प्रयोग, CE कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा इसका मतलब होता है CE का मतलब। उसके बाद यहाँ पर है कॉमन एरा, कॉमन एरा जिसको AD भी बोलते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ठीक है ना। तो D ऑप्शन यहाँ पर भी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 2012 में जब परीक्षा हुई थी तो तभी का पूछ लिया 2012 को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब परीक्षा आप लोग 2026 में दोगे चाहे 27 में दोगे, तब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि 2026 को कैसे लिखेंगे, तो 2026 को AD करके लिखेंगे, एनो डोमिनी या ईसवी। तो क्या होगा, AD 2012, इस प्रकार से लिखेंगे वर्तमान स्थिति को, ठीक है ना। उसके बाद BCE का तात्पर्य क्या है, BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा। तो सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। और जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूँ। जितने भी लोग सीटेट SST की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके नंबर इसी में कम रह जाते हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इन्हीं नोट्स को लेकर के 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी और SST पेडागोजी भी आपको मिलेगा। कहने का मतलब है 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी इन्हीं नोट्स के माध्यम से हो जाएगी। और नोट्स में कंप्लीट NSCERT 6 to 8 नोट्स रहेगा और पूछे गए सभी वर्षों के PYQ क्वेश्चन 2011 से अब तक का आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। आप लोग 9696400597 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, उस दौरान आरंभिक मानव थे, अपने भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग, आखेट का मतलब होता है भोजन जो पेड़ पौधों से उनको मिल जाए, है ना। खाद्य संग्राहक मतलब कि उनको इकट्ठा करने वाले लोग। आखेटक का मतलब होता है शिकारी वर्ग के लोग, ठीक है ना। तो उस दौरान इसी प्रकार के लोग थे। ये आखिर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? इनके कई कारण हैं और कई कारण से पेपर में क्वेश्चन बनता भी है। पहला कारण समझ लेना उपयोगी है। अगर वे एक ही जगह पर
ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। कहने का मतलब है, अगर शिकारी वर्ग के लोग या आखेट खाद्य संग्राहक लोग एक ही जगह पे रहेंगे तो एक ही जगह के पौधों को खा के समाप्त कर देंगे, फलों को भी खाकर समाप्त कर देंगे, जानवरों को भी खा करके समाप्त कर देंगे। इसलिए इनको जगह बदलनी पड़ती थी। दूसरा कारण समझो, जानवर अपने शिकार या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। कहने का मतलब है, कुल ऐसे जानवर थे जो घास या चारा अपने तलाश किया करते थे, उनको जगह चेंज करनी पड़ती थी। जैसे जैसे जानवर अपनी दूसरी जगह पर जाया करते थे, उनके पीछे शिकारी लोग भी जाने लगे। इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा कारण समझ लेना उपयोगी है, पेड़ों तथा पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग मौसम के अनुसार भी घूमा करते थे। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, किसी पेड़ में फल दूसरे मौसम में आएंगे, कहीं पर दूसरे मौसम में आएंगे फल फूल, तो फल फूल मौसम के हिसाब से भी लोग घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। चौथा कारण, पानी की तलाश में, जहाँ पर पानी उपलब्ध होगा वहीं पर लोग बसेंगे, क्योंकि बगैर पानी के जीवन जीना संभव नहीं है। झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, अर्थात नदियों के किनारे रहना पड़ता था, झीलों की तलाश करनी पड़ती थी। इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मैंने 4 कारण आपको बताए, जहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, बिल्कुल घूमते रहते थे। कारण बताया गया है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव था। कारण भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा। कारण में दूसरा कारण भी दे सकता है, पानी की तलाश में जाते थे, या जानवर भी वहाँ पर खत्म हो सकते थे, उनका पीछा करते थे, ये भी हो सकता है। जितने अभी मैंने 4 कारण बताए, उन 4 में से एक कारण आपसे पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला देख लो आप लोग क्वेश्चन, आखेट खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? नहीं वाला बताना है, अर्थात गलत वाला आपको बताना है। वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाना पड़ता था। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए स्थान बदलना पड़ता था। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए इनको जाना पड़ता था। ठीक, और वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके, ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं सामने आई है, जो कि सरासर गलत हो जाएगी और नहीं वाला ही आपसे पूछा है, इसलिए 4th विकल्प को यहां पर टिक करेंगे। अगला देख लो क्वेश्चन, 2014 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? नहीं अर्थात गलत वाला बताना है। एक स्थान से रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, इसलिए उनको घूमना पड़ता था। जानवरों का पीछा, ये भी करेक्ट। संसाधनों के लिए अन्य खाद्य आखेट संग्राहक समूह से संघर्ष करना, संघर्ष नहीं करते थे, ये बात सरासर गलत है और आपसे नहीं वाली ही पूछी है, अर्थात राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। जल संसाधनों की खोज के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक, तो गलत नहीं वाला पूछा ना आपसे, तो नहीं वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन थी ना, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके अच्छे ढंग से बताई, और उनसे तमाम क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, ठीक है ना, जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो नए मित्र इसलिए इन नोट्स को ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा शैल चित्रकला की। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्रकला मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, गुफाएं व कंदराएं भीमबेटका से मिली हैं। जहां पर लोग रहते थे, यहाँ बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस नदी के पास में है? तो नर्मदा घाटी के पास में है। उसके बाद पुरा स्थल को समझ लेना बहुत उपयोगी है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया हो या बाद में वे उसी स्थान पर उनको छोड़ के आ गए हों, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे पुरा स्थल बोलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरा स्थल जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं,
कभी कभी समुद्र में भी हो सकते हैं, कभी कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरा स्थल जमीन के ऊपर होते हैं, अंदर भी होते हैं, कभी कभी समुद्र में भी होते हैं, कभी कभी नदी के तल में भी पुरा स्थल पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन होते हैं स्थल। पता नहीं उसके ऊपर क्या क्या हो चुका हो, समझे आप लोग। उसके बाद आग की खोज की मैं बात कर लेता हूं। कुरनुल गुफा, कुरनुल गुफा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। से राख के अवशेष मिले हैं। आग का प्रयोग मांस भूनने व प्रकाश और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता था। पेपर में क्वेश्चन कथन वाला बन सकता है कि कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले। कुरनुल है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। मांस भूनने, प्रकाश, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए करते थे। उसके बाद पाषाण, यहां पर समझा देता हूं। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल में मानव की 99% मानव की घटनाएं घटित हुई हैं। और मध्य पाषाण काल में औजार से हड्डी, आरियां, हंसियां जैसे प्रयोग में आए हैं। उसके बाद नवपाषाण, यहां पर आपको समझाऊंगा। ठीक, टू द पॉइंट समझते चलो, और क्वेश्चन भी मैं आपको कराता ही हूं, नोट डाउन करो इसको। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। क्या समझे आप? आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि 12,000 साल पहले एक ऐसा दुनिया में बदलाव आ गया, जलवायु बदलाव, ठीक है ना, बहुत बड़ा जलवायु बदलाव, जिससे कि गर्मी बढ़ी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो घास वाले क्षेत्र उगने लगे। जब घास वाले क्षेत्र उगेंगे तो घास को खाने वाले जानवर भी अधिक मात्रा में पैदा होंगे। बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, है ना, इनकी संख्या बढ़ी, जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। ये एक फैक्ट है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा, ठीक, या मैं ढूंढ के आपको अभी करा देता हूं ताकि रिवीजन आपका होते चले। जैसे मैंने अभी आपको पूरा स्थल के बारे में बताया था, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लो। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको पुरास्थल बोलते हैं, करेक्ट। ये केवल जमीन के ऊपर, ये गलत है, ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, नीचे भी पाए जाते हैं। केवल शब्द के कारण ये आपका गलत हो जाएगा। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, जो कि पाए जाते हैं ये भी गलत। इसलिए केवल ए यहां पर आपका कैसा हो जाएगा? राइट जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं आगे ही बात कर लेता हूं। कहां पर था मैं? बुर्ज होम पर था। इसको समझो, बुर्ज होम। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे बुर्ज होम में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास गड्ढे का घर, ठीक। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा मिलती थी। किसमें? गर्तवास में। झोपड़ियों के अंदर बाहर आग जलाने की जगह मिली है, इसलिए लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, पहली बात याद रखना। लोग यहाँ पर गर्तवास में अर्थात गड्ढों में रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? क्योंकि ठंड के मौसम से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। और गर्तवास में उतरने के लिए सीढ़ियां भी इन लोगों ने बनाई थी। और झोपड़ी के बाहर और अंदर चूल्हे जिसपे खाना पकाया जाता है, चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। आग जलाने की जगह मिली है, तो खाना बाहर भी बनता था झोपड़ी के, और झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों जगह बनता था, क्योंकि बाहर खाना पकाने के लिए होंगे। यहाँ पर साफ स्पष्ट लिख दिया गया है। उसके बाद नवपाषाण युग को समझो। वे औजार जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण युग में ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पति पीसने के लिए किया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तन का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता था। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज का आहार के लिए उपयोग किया जाता था, भोजन करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या क्या बताया? नवपाषाण में मैंने आपको बताया ओखली, मूसल को याद रखना। औजार जिनकी धार को अधिक पैना, जो औजार होते हैं ना, जैसे चाकू है, हसिया है, तलवार है, इनकी जो धार होती है इनको अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। बर्तन पर अलंकरण किया जाने लगा, है ना। बर्तन का प्रयोग खाना पकाने में या बनाने में किया जाने लगा। लोग कपड़े बुनने लगे, इसके लिए कपास के पौधे उगाए जाने लगे। पेपर में क्वेश्चन कल को बन सकता है कि लोग कपड़े किस युग में बनाने लगे, तब उत्तर हो जाएगा आपका नवपाषाण युग में लोग कपड़े बुनने लगे या बनाने लगे कपास के, और कपास भी उगाए जाने लगे। उसके बाद दूसरा स्थल है मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास
एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर? ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। स्त्री पुरुष ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बना भी है, मैं अभी आपको जस्ट कराने वाला हूँ। तो मेहरगढ़ से क्या? मेहरगढ़ से गेहूं और जौ उगाया गया है, भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पाला गया है। और ये पड़ता कहाँ है? ये बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान है, ईरान जाने वाले रास्ते में यह स्थान पड़ता है आपका मेहरगढ़। उसके बाद विभिन्न प्रकार के जानवर की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरण की हड्डी, सुअर की हड्डी, भेड़ बकरी की हड्डी शामिल है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। हर घर में 4 से ज्यादा कमरे, जिनमें कुछ भंडारण के काम में भी आया करते थे। कहने का मतलब है मेहरगढ़ में जो घर है ना, वे चौकोर हैं और आयताकार हैं घर। कैसे चौकोर और आयताकार? पूछा गया, क्वेश्चन यहां से कराऊंगा अभी। और हर घर में 4 से अधिक कमरे भी देखने को मिले हैं। कुछ कमरे भंडारण के लिए भी काम में लाए जाते थे। उसके बाद पॉइंट है, लोगों के मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। मेहरगढ़ के लोग ऐसी कल्पना में जिया करते थे। मृतक के साथ सामान भी रखा जाता था। ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र मिली है, एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है, जो संभवतः परलोक में मृतक के साथ खाने के लिए रखा गया हो। देख लो, मछली को दफना दिया इसलिए कि परलोक में इसको मछली खाने को मिल जाए। फिर उसके बाद भारत में शुतुरमुर्ग को भी समझा देता हूँ। भारत में पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। पेपर में कई बार पूछा गया है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिले हैं। अब देखो क्वेश्चन, यही सबसे पहले करा देता हूँ। शुतुरमुर्ग होते थे पुरापाषाण युग में, कैसे पता है? तो हमको पता है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन बन चुका है 2021 में। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, जिन पर चित्रांकन भी मिलता है। दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जस्ट मैंने अभी आपको थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अभी मैंने आपको मेहरगढ़ को भी समझाया था, है ना। 2018 में आया है क्वेश्चन। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। पाकिस्तान या ईरान, वहां पर ईरान लिखा था, यहां पर पाकिस्तान लिखा है, लेकिन बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान है, करेक्ट। यहाँ खेती और पशुपालन के भी साक्ष्य पाए गए हैं। दोनों कैसे हो जाएंगे? एकदम करेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद एक और मेहरगढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेहरगढ़ के संबंध में। दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन आया है पिछली बार में। मेहरगढ़ वह स्थान जहां लोगों ने पहली बार चावल मक्का उगाया। चावल मक्का नहीं उगाया, चावल मक्का नहीं उगाया, गेहूं जौ उगाया। क्या उगाया? मैंने अभी आपको बताया था, गेहूं और जौ उगाया। क्या? गेहूं और जौ उगाया। पहला गलत, ए तो हटाओ, फटाक से हटा दिया मैंने। बी सी सामने आएगा निकल कर, राइट आंसर। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों, बकरियों की भी हड्डियां पाई गई हैं। मेहरगढ़ में घर कैसे हैं? चौकोर हैं, आयताकार हैं, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद पुरास्थल को मैं बता ही आपको चुका हूं। अब हुंसगी पुरास्थल को समझा देता हूं। हुंसगी कर्नाटक में है। पुरापाषाण युग के पुरास्थल मिले हैं। कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। तो आवास और उद्योग स्थल जैसे पुरापाषाण काल का जो आपका क्षेत्र है या नगर है, जो कि हुंसगी नाम से प्रसिद्ध है आवास और उद्योग स्थल के लिए। कुछ पुरास्थल झरनों के निकट भी थे। चूना पत्थर के औजार भी बनाए जाते थे। हुंसगी से चूना पत्थर से बने औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हुंसगी पुरास्थल से ही मिले हैं, ये समझ लेना है आपको। उसके बाद दाओ जली हेडिंग असम में है नवपाषाण कालीन स्थल। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी है। खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि खरल और ये मूसल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब उत्तर आपको देना है दार्जिलिंग हेडिंग से प्राप्त हुआ है, और पूछा भी गया है, कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अब देखो पूरा स्थल है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोल्डी हवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चावल और जानवर की हड्डी मिली है कोल्डी हवा से।
महागढ़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये क्वेश्चन में आया है पेपर में, मिट्टी पर खुरों के निशान किस स्थल से मिले हैं? तो महागढ़ा से मिले हैं। गुफ्रकाल कहाँ पर है? कश्मीर में है। बुरझोम कश्मीर में, चिरांद बिहार में, हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। पयमपल्ली कहाँ पर है? पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में। काला चना फेमस, पेपर में आया है काला चना पयमपल्ली से। अभी मिलान वाले कराऊंगा ना। अब देखो मिलान वाला आ गया क्वेश्चन आपके सामने ही, जो अभी मैंने आपको बताए, तो करो मिलान फटाक से। पयमपल्ली काला चना, काला चना कहाँ पर है? ये लिखा काला चना, ठीक। तो ए का जाएगा थर्ड के साथ, ए का थर्ड इसमें दिया गया है। वैसे मैंने आंसर तो आपके लिए लिखा ही है, डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दार्जिलिंग हेडिंग को समझाया मैंने खरल और मूसल के लिए, ठीक। खरल और मूसल के लिए आपका सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और आपके बी का फोर्थ हो जाएगा कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े यहीं से प्राप्त हुए हैं। महागढ़ा भी उत्तर प्रदेश में चावल और मवेशी के लिए प्रसिद्ध है। समझे मित्र, समझे मित्र। नए मित्र ले लो नोट्स, अगर आपके पास टाइम हो, पेपर से पहले आप इसको कंप्लीट कर पाओ। अगर आपके पास मात्र मैं कहूँगा 5 दिन भी हों तो भी चल जाएगा, ख़त्म कर लोगे इसको। ये मैंने अभी आपको बताया। बुरझोम आधुनिक कश्मीर में, गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी। गुफराल आधुनिक कश्मीर में, गेहूं, दलहन। महागढ़ा से, महागढ़ा याद रख लेना आप लोग, मिट्टी पर खुरों के निशान इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पेपर के लिए। और पयमपल्ली काला चना, ज्वार बाजरा मवेशी, हलूर आंध्र प्रदेश में है, ज्वार बाजरा भेड़ बकरी सुअर, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस प्रकार का भी बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में पूरा स्थलों का सही क्रम बताओ है। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नीचे नाम दिए गए, इनको लगाना है आपसे उत्तर से दक्षिण। जैसे मैं अगर भारत बनाऊं, भारत मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ऊपर है आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आपको आना है। सबसे उत्तर में क्या होगा आपका? बुरझोम। बुरझोम कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर कश्मीर में, कश्मीर सबसे ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हुंसगी कहाँ पर है? हुंसगी है आपका केआर कर्नाटक में है। और भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में है। पयमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एपी में है। तो कश्मीर सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद सबसे नीचे कर्नाटक केआर आपका आ जाएगा, सी सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक। चौथा मैंने बताया है, ए सबसे आपका यहाँ पर हो जाएगा, डी बी सी ए, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण में आपको इनको लगाना है। तो बुरझोम सबसे पहले आएगा, क्योंकि कश्मीर सबसे पहले ऊपर पड़ेगा। क्या पड़ेगा ऊपर? सबसे पहले कश्मीर पड़ेगा, बुरझोम पड़ेगा। उसके बाद भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश एमपी, उसके नीचे आएगा दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद हुंसगी, जो कि कर्नाटक आएगा आपका। फिर उसके बाद पयमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन एक है आपका मिलान से संबंधित, इसको मिलान करना है। यहाँ पर थर्ड मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है, यहाँ पर ये वाला आपका जवाब हो जाएगा। तीसरे का आपका हो जाएगा दूसरा, है ना, यानी कि पहले ए का आपका सेकेंड, ए का सेकेंड नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में सबसे पहले लोगों ने आखेट और संग्रहण करना शुरू किया था, मैंने अभी आपको बताया। और बज्जी क्या है? महाजनपद काल के लिए एक आरंभिक गणतंत्र है, ठीक। सी का आपका हो जाएगा आरंभिक कृषि। गारो की पहाड़ियों में क्या हुआ? सबसे पहले आरंभिक कृषि प्रारंभ कर दी गई थी, डी का थर्ड। और गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पहले नगर अस्तित्व में आए या शहर विकसित हुए। प्रथम नगर जो आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु व उसकी सहायक नदी के किनारे विकसित हुए थे, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने क्या क्या बताया उनको कर दो मिलान फटाक से, सुमेल करें। भीमबेटका क्या बताया मैंने? भीमबेटका मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश। ब्रह्मगिरी कहाँ पर हो जाएगा? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। राजगृह बिहार में हो जाएगा। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान, ठीक। अब उसके बाद एक और मिलान देख लो, ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पटने मैंने पूरा स्थल बताया, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के लिए बताया। कुरनूल की मैंने गुफाएं बताई, राख के अवशेष या भस्म के अवशेष मिले हैं। भीमबेटकाएं गुफाएं और कंदराएं प्राप्त हुई हैं मध्य प्रदेश से। हुंसगी पूरा स्थल है आवास और उद्योग स्थल के लिए। इस प्रकार से मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, मैंने आपको क्या बताया था? बुरझहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं।
झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों जगह मिले हैं। ठीक, और वही बुर्जहोम कहाँ पर है आपका? कश्मीर में है बुर्जहोम। और यहीं पर गर्तवास, लोग गड्ढे में रहा करते थे, क्यों? मौसम से सुरक्षा पाने के लिए ठंड में। उसके बाद ये वाला मिलान आपको कर देना है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था मिट्टी के वो क्या है, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो मैंने क्या बताया? महागढ़ा आपको बताया, महागढ़ा, ये मैंने बताया नहीं आपको? ठीक, ए का थर्ड, ए का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ज्वार बाजरा ये भेड़ हल्लूर। ठीक, बी का फर्स्ट, गेहूं दलहन गुफ्रकाल कश्मीर से। सी का आपका सेकेंड मैंने कर ही दिया है। डी का आपका डी हो ही जाएगा कोल्डी हवा से। ठीक, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ। नोट्स कर पाओ तो आप ले लो नोट्स को, है ना, मत भटको इधर उधर। कोई नहीं पढ़ाएगा यार तुमको, उल्टा चूना लगा के लूट लेगा। देखो चूना वाला क्वेश्चन भी आ गया। चूना पत्थर से बने औजार किस पुरा पाषाण स्थल से मिले हैं? हुंसगी से मिले हैं। हुंसगी है कहाँ पर? आप कहोगे कि यार कर्नाटक में है हुंसगी पुरा स्थल। ठीक, अगला यहां पर देखो, ये वाला क्वेश्चन पुरा पाषाण काल से ही है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। ठीक, तो पहली बात करेक्ट। इस काल को 3 भाग में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। मौन इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई हैं। तीनों कैसे हो जाएंगे? करेक्ट आपके हो जाएंगे। प्राचीनतम गांवों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद शैल चित्रकला कहाँ से मिली है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है प्रत्यक्ष। कांगड़ा शैली की चित्रकला, चित्रकला क्या प्रत्यक्ष होगी? मध्य प्रदेश की चित्रकला एकदम आपकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। देख लो जाके, वर्तमान में जाओ नर्मदा घाटी के किनारे, देख लो जा करके। ठीक, पूरा पाषाण स्थल है भीमबेटका है आपका, भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था? गर्मी वाला बता रहा था ना, फैक्ट। मैंने फैक्ट बताया ना, ये गर्मी वाला कहाँ पे बताया? ढूंढ लूँ ना उसको आपको बताने के लिए। तो मैंने फैक्ट यहाँ पर ये वाला बताया था, 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ, घास बढ़ी, घास बढ़ने के साथ साथ घास खाने वाले जानवर हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रह सकते थे। तो वही मैं आपको अब यहाँ पर करा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ही मैं आपको यहीं पर करा दे रहा हूँ। पैड कोर्स वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री में लूट लो। ठीक, ये देखो, तो 12,000 साल पहले कई क्षेत्र में गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने और बारहसिंगा, भेड़, बकरी, मवेशी जानवर की संख्या बढ़ गई क्योंकि ये घास ही खाएंगे। ठीक, उसके बाद सबसे लंबी कालावधि कौन से काल की है? डी, पूरा पाषाण काल की है, क्योंकि 99% मानव की घटनाएं इसी काल में ही आपकी घटित हुई हैं। कौन सा काल सबसे लंबा है? तो क्या बताया मैंने? पूरा पाषाण काल सबसे लंबा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक,